नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो लाखों साल पुराना है। कभी सोचा है कि हम इंसान यहां तक पहुंचे कैसे? हमारी शुरुआत कहां से हुई, जब हमारे पुरखे सिर्फ पत्थर के औजारों से अपना गुजारा करते थे? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं, उस शुरुआत से लेकर पहली महान सभ्यताओं तक के सफर को। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमें रास्ता दिखाएगा। देखिए, ये कहानी सिर्फ तारीखों या घटनाओं की नहीं है, बल्कि ये उस कमाल के बदलाव को समझने की है कि आखिर कैसे हमारे पूर्वज, जो कल तक सिर्फ पेट भरने के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे, उन्होंने एक साथ रहना, गांव और शहर बसाना और फिर नियम बनाना सीख लिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका से। इसे यूं ही नहीं मानव जाति का पालना कहा जाता है। सच तो ये है कि यहीं पर हमारे सबसे पहले पूर्वजों ने अपने पहले कदम रखे थे और विकास की वो नींव डाली थी जिस पर आज हम सब खड़े हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इससे देखकर एक बात तो साफ हो जाती है और वो थोड़ी हैरान करने वाली भी है। हमारे शुरुआती पूर्वजों और हमारे बीच का फासला देखिए, कितना लंबा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस बनने में ही लाखों साल लग गए, और हम होमो सेपियंस, हम तो इस पूरी कहानी में बहुत बहुत बाद में आते हैं, बस कोई 95,000 साल पहले। 56 लाख साल। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो वक्त है जब हमारे सबसे पुराने ज्ञात पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस इस धरती पर आए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी कितनी ज्यादा गहरी हैं और हमारा विकास का सफर कितना लंबा और धीमा रहा है। तो ये सब शुरू कहाँ हुआ? ज्यादातर सबूत हमें अफ्रीका की ग्रेट वैली की तरफ ले जाते हैं। इसी जगह को मानव जाति का शुरुआती घर माना जाता है। समझिए कि यहीं से हमारी प्रजाति ने निकलकर पूरी दुनिया में फैलना शुरू किया। ये धरती पर हमारी कहानी का पहला पन्ना है। अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैलना, ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए सिर्फ चलना काफी नहीं था, इंसानों को जरूरत थी औजारों की। और बस यहीं से हमारी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। हम दाखिल होते हैं पाषाण काल में, वो दौर जब पत्थर के एक मामूली से टुकड़े ने एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत कर दी थी। अच्छा, तो इस पाषाण काल को हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहले आया पूरा पाषाण काल, जब जिंदगी पूरी तरह शिकार पर टिकी थी। और हाँ, आग की खोज, ये उस जमाने की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। फिर आया मध्य पाषाण काल। औजार अब और छोटे और असरदार हो गए थे। लेकिन असली बाजी तो पलटी नवपाषाण काल में। एक ऐसी खोज हुई जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो थी खेती। ये बात बहुत कमाल की है। नवपाषाण क्रांति का मतलब सिर्फ खेती करना नहीं था। इसका असली मतलब था कि इंसान ने अब घूमना फिरना छोड़कर एक जगह टिकने का फैसला कर लिया था, और इसी एक फैसले से घर, गांव, समुदाय जैसी चीजें बनी, जिसने इंसानियत की कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो ठीक है, पत्थर के औजारों ने हमें एक जगह बसा दिया, लेकिन इंसान यहीं रुकने वाला नहीं था। अगला बड़ा कदम था जमीन के नीचे छिपे एक नए खजाने को खोजना, और वो खजाना था धातु। और जैसे ही धातुओं की खोज हुई, इसने औजारों, हथियारों और समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसे एक टेक्नोलॉजी की सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे पहली सीढ़ी थी पत्थर, वो हमारी नींव थी। फिर हम एक पायदान ऊपर चढ़े, तांबे पर, जो इस्तेमाल होने वाली पहली धातु थी। लेकिन असली छलांग तो तब लगी जब तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया गया। इसी कांसे ने बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया। और फिर सबसे आखिर में आया लोहा, जिसने खेती से लेकर जंग के मैदान तक हर चीज में क्रांति ला दी। तो समझने वाली बात यह है कि कांस्य युग ने हमें सिर्फ बेहतर औजार और हथियार ही नहीं दिए, बल्कि इसी दौर ने दुनिया के पहले शहरों और लिखने पढ़ने की कला यानी लिपि के विकास का रास्ता भी खोला। अब समाज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, जटिल और ऑर्गेनाइज्ड हो सकता था। और इसी जमीन पर, इसी कांस्य युग में दुनिया की पहली महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। नाम देखिए, मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन। और इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन थी, ये सभी की सभी उपजाऊ नदी घाटियों के किनारे बसी थीं। क्यों? क्योंकि वहीं खेती के लिए भरपूर पानी था, जिससे बड़े बड़े शहरों का पेट भरा जा सकता था। मगर सोचिए, जब हजारों लाखों लोग एक साथ शहरों में रहने लगे, तो कई नई मुश्किलें और नए सवाल भी खड़े हुए। सब लोग मिलकर शांति से कैसे रहेंगे? सही और गलत का फैसला कौन करेगा? इन्हीं सवालों के जवाब में 2 बड़ी चीजों का जन्म हुआ। एक था विश्वास और दूसरी थी व्यवस्था।
और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में और अलग अलग समय पर बड़े बड़े धर्मों और विश्वास प्रणालियों का उदय हुआ। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, पर इसका सार ये है कि इन सभी ने समाज को एक नैतिक कंपस दिया, एक दिशा दी। चाहे वो हिंदू धर्म की वेदों और पुनर्जन्म की गहरी धारणा हो, या फिर यहूदी धर्म से शुरू हुआ एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट, जो आगे चलकर ईसाई और इस्लाम धर्म का भी आधार बना। इन सभी ने करोड़ों लोगों को जिंदगी का मकसद दिया और समाज को एक साथ जोड़े रखने का काम किया। ये सिर्फ आस्था नहीं थी, ये समाज को चलाने का एक तरीका भी था। तो एक तरफ था विश्वास और उसके साथ साथ चल रही थी व्यवस्था, यानी पॉलिटिकल सिस्टम्स का विकास। जैसे भारत में महाजनपदों का बनना शुरू हुआ। ये हमारे पहले राज्य थे। अब समाज को चलाने के लिए राजा, कानून, सेना, ये सारी चीजें शक्ल लेने लगी थीं। तो चलिए एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं। इंसान ने बस्तियां बना लीं, धातु का इस्तेमाल सीख लिया और धर्म भी बना लिए, लेकिन सवाल अब भी वही है, इन सारी चीजों को मिला देने से क्या वो कुछ बन जाता है जिसे हम एक महान सभ्यता कहते हैं? आखिर वो क्या चीज है जो एक बस्ती को एक महान सभ्यता में बदल देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।